दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर। हम जिस कहानी पे बात करने वाले हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। लेकिन हम सब लोगों को पता नहीं कि दुनिया में ऐसी कई सुपरनेचुरल ताकतें होती हैं जो इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं, जिसके बारे में हम सब लोगों को मालूम है। भले आज 21वीं सदी में साइंस कितना भी आगे जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो साइंस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाती। उन्हीं शक्तियों को सुपरनेचुरल ताकतें कहते हैं, जिन्हें हम डेविल्स इविल्स के नाम से भी जाने जाती हैं। साइंस इन सारी चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता, वो इन सारी सुपरनेचुरल ताकतों पर कभी भी यकीन नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ताकतें दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भले ही ये ताकत हमें आंखों के सामने दिखाई न देती, लेकिन यह हमारे आसपास ही मौजूद होती। और ऐसी सुपरनेचुरल ताकतें तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहती, बहुत ही पावरफुल रहती है, और आम इंसान तो इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। इन ताकतों के लिए कुछ स्पेशल इंसानों की ही ज़रूरत पड़ती जो इन ताकतों से लड़ सके। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने द एक्सोर्सिस्ट मूवी के बारे में तो सुना ही नहीं। अगर नहीं भी पता नहीं तो ये एक बहुत ही सुपर हिट होने वाली फिल्म थी। और ये मूवी 1973 में यूएस में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में रिलीज होती भी सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हिट हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि द एक्सोर्सिस्ट मूवी में जो बताई गई घटनाएं वो सारी सच है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी एक रियल घटना पर आधारित कहानी। और इस मूवी में जो लड़की ने जो पजेस्ड होने का कैरेक्टर निभाया था, असल में रियल कैरेक्टर वो कोई लड़की नहीं, लड़का था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लड़का लड़की के कैरेक्टर में कैसे बदला गया है, तो इस बारे में भी हम आगे बात करें। द एक्सोर्सिस्ट मूवी 1973 में रिलीज हुई थी, लेकिन द एक्सोर्सिस्ट मूवी जिस कहानी पे बेस है वो कहानी एक नॉवेल की है, और उस नॉवेल का नाम भी द एक्सोर्सिस्ट ही था। द एक्सोर्सिस्ट नॉवेल विलियम ब्लैटी नाम के एक इंसान ने लिखी थी, जो उस वक्त बहुत ही मशहूर नॉवेल राइटर था। विलियम ब्लैटी ने अपने नॉवेल में जितनी भी घटनाएं लिखी हैं वो सारी घटनाएं प्रीस्ट के बयानों पर, और प्रीस्ट ने उस इंसिडेंट के वक्त जो नोट लिखे हुए थे उस पर ही आधारित ये नॉवेल है, और उस पर ही नॉवेल के बेस पर ये मूवी बनाई गई। तो इस पर से आप अंदाज़ा लगा ही सकते कि द एक्सोर्सिस्ट मूवी की कहानी सच ही हो। द एक्सोर्सिस्ट मूवी 1973 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी असली घटना हुई थी 1949 में। मतलब कि जब मूवी रिलीज हुई थी उसके 24 साल पहले ये घटना असल में हो चुकी थी। जहाँ पर एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को शुरू किया गया था, उस जगह का नाम था मैरीलैंड। मैरीलैंड में एक 13 साल का लड़का रहा करता था। उस लड़के का नाम था रोलैंड। प्यार से उसे घर में रोवी के भी बुलाया करते थे। रोलैंड बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, और वो कभी भी गुस्सा नहीं किया करता था, और हमेशा अपने में ही रहा करता था। लेकिन रोलैंड जैसा शांत स्वभाव का लड़का बहुत ही धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में गुस्सा हो जाया करता था। अब वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगता था, अपने माँ बाप से आर्ग्यूमेंट करने लगता था। उसके माँ बाप को कुछ भी समझ नहीं आता था कि रोलैंड को हुआ क्या है। अब तक तो ये सब ठीक था, लेकिन अचानक से ऐसा भी क्या हुआ कि इतना शांत लड़का पूरी तरह से बदल गया। जब वो गुस्से में आता था उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते थे, जिसे देखकर उसके माँ बाप को भी डर लग जाया करता था। रोलैंड की माँ को ये सब कुछ भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि रोलैंड जैसा शांत इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा लड़का था। वो सिर्फ 13 ही साल का था, और इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा उस वक्त के ज़माने में
बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि गुस्से के वक्त उसके एक्सप्रेशन सबको डरा दिया करते थे। इसीलिए रोलैंड की माँ ने अपने घर से एक फ़ोन लगाया, और वो फ़ोन किसी और को नहीं बल्कि एक कैथोलिक प्रीस्ट को लगाया, जिनका नाम था विलियम वार्डन। जी हाँ, विलियम वार्डन। उस वक्त ये प्रीस्ट 52 साल की उम्र की थी। रोलैंड की माँ ने उन प्रीस्ट को घर में सारी घटनाएं बता दी उस अपने लड़के के बारे में। ये बात सुनकर विलियम ने कुछ ही दिनों में वहाँ पर आने के लिए कह दिया। अब हम इस फ़ोन लगाने के कुछ दिन पहले जाते। रोलैंड की एक आंटी थी जिससे रोलैंड बहुत प्यार किया करता था और अपनी बातें भी शेयर किया करता था, और आंटी भी उसे बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन आंटी अपने साथ ओजा बोर्ड लाती और रोलैंड को उसके साथ बैठने के लिए कहती और उस ओजा बोर्ड से आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करती। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये ओजा बोर्ड क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ओजा बोर्ड आत्माओं से कांटेक्ट करने का एक ज़रिया है, जिससे हम लोग मरे हुए इंसानों से कांटेक्ट कर उनसे बात कर सकते हैं। उसी को कहते हैं ओजा बोर्ड। सोचिए दोस्तों, इतने से लड़के को सिर्फ 13 साल की उम्र में आंटी अपने साथ बैठा कर ओजा बोर्ड के साथ आत्माओं से कांटेक्ट कर रही है। उस वक्त उसके घर वाले क्या करते ये कुछ भी नहीं पता चला। पता नहीं ये अमेरिकन लोग क्या नशे फूक कर बैठे रहते। खैर, हमारी कहानी की और आंटी ने आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आत्माओं से कांटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन इसका उल्टा तो आगे ही होने वाला था। जब आत्माओं से कांटेक्ट नहीं हुआ तो आंटी अपने घर चली गई और रोलैंड अपने ही घर में रह गया। लेकिन ओजा बोर्ड के उस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद रोलैंड के स्वभाव में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। अब शांत स्वभाव का रोलैंड पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो शांत स्वभाव का रोलैंड गुस्से में आ चुका था। वो बात बात पर गुस्सा करने लगता था, अपने माँ बाप से भी झगड़ा करने लगता था। इसीलिए उसके माँ बाप को उस पर बहुत शक होता था कि क्या बात है, ये इतना गुस्सा क्यों होता है। जब आंटी ने ओजा बोर्ड के साथ रोलैंड के साथ खेला था तो वो दिन था 15 जनवरी 1949। उस दिन के बाद से ही घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के 2 बजे घर में से पानी टपकने की आवाज़ें आने लगी। जब घर के फैमिली मेंबर्स उस तरफ देखते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था, और जब वो सुबह चेक करते थे तो सब कुछ ठीक रहता था, कहीं से भी पानी लीकेज नहीं होता था। तो उन्हें ये पता ही चला कि ये वह आवाज़ें कहाँ से आती थी। लेकिन कहानी तो अभी आगे भयानक होने वाली थी। 26 जनवरी 1949 के रात को ही रोलैंड के घर एक कॉल आता है, और उस कॉल को रोलैंड की मम्मी उठाती है। और उस कॉल पर रोलैंड की माँ को एक खबर मिलती है कि रोलैंड के आंटी का मौत हो चुकी। ये खबर सुनकर रोलैंड पूरी तरह से शॉक में जा चुका था। अब सोचिए दोस्तों, 15 जनवरी को आंटी का ओजा बोर्ड के साथ खेलना और 26 जनवरी को आंटी का किसी अजीब तरह से मौत हो जाना, क्योंकि आंटी को कोई भी बीमारी नहीं थी और वो पहले से ही अच्छी थी। इस अजीब तरह से मौत हो जाना ये कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आंटी के डेथ के बाद तो कहानी आगे और भी भयानक हो गई। एक रात को जब रोलैंड के मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे थे, उन्हें रोलैंड के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। तो वो लोग भागकर रोलैंड के कमरे में गई, और जब उन्होंने कमरा खोल कर देखा तो रोलैंड का बेड बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। उस बेड को कोई भी नहीं हिला रहा था, और न ही आसपास कहीं भूकंप आया था। रोलैंड का ही बेड हिल रहा था और बाकी सब कुछ ठीक था। पूरा घर पूरी तरह से ठीक था। ये घटना बहुत ही अजीब थी, और इस घटना के बाद ही रोलैंड के शरीर पर दूसरे दिन ही शरीर पर घाव दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि रोलैंड के शरीर पर किसी ने ज़बरदस्ती घाव मारने की, कुछ मारने की कोशिश की। ये सब देखकर रोलैंड के माँ बाप डर चुके थे
और उन लोगों ने रोलैंड को लेकर हॉस्पिटल में जा चुके थे। जब वो लोग रोलैंड को लेकर हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने रोलैंड को चेक किया, तो डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएंगी। और डॉक्टर कहती भी क्या, उन्हें पता ही क्या था। लेकिन रोलैंड के माँ बाप को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। फिर रोलैंड की माँ ने फिर से ओजा बोर्ड को निकाला और उस ओजा बोर्ड से रोलैंड की मरी हुई आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ताकि इस बारे में जान सके कि आखिर बात क्या है। पता नहीं यार, ये अमेरिकन लोग बार बार ओजा बोर्ड क्यों निकाले थे, लेकिन जो होना था वही हुआ। आंटी से तो कांटेक्ट हुआ नहीं, उल्टा रोलैंड जो पहले से बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ में था, वो और ज़्यादा दर्द और तकलीफ से गुजरने लगा। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करता था, अजीब अजीब आवाज़ें निकाला करता था और अपने माँ बाप से गुस्से में बात किया करता। ये सब होने के बाद ही कुछ ही दिनों में घर पर 2 प्रीस्ट आए। एक प्रीस्ट थे विलियम वार्डन और एक प्रीस्ट थे विलियम वार्डन के दोस्त रेमंड, जो सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। फिर उन दोनों प्रीस्ट ने रोलैंड को देखा और वो देखते ही समझ गए कि रोलैंड पर डेविल पजेस्ड हो चुका है और उसने रोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है। और फिर उन लोगों ने रोलैंड पर एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस चालू कर दी। एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस जैसे ही चालू थी तो रोलैंड तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजरने लगा, वो अपने आप को नोचने लगा। लेकिन उन लोगों ने एक्सोर्सिज्म को प्रोसेस को नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता था ये सब डेविल ही कर रहा है, इसलिए उन्हें ये प्रोसेस चालू रखी। और कुछ ही देर बाद रोलैंड शांत हो गया और वो बेड पर सो गया। सबको यही लग रहा था कि रोलैंड के अंदर का जो भी डेविल है वो उसके अंदर से जा चुका। ये सब देखकर दोनों प्रीस्ट वहाँ से जा चुके थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब उस डेविल की एक चाल है। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले गए, ठीक रात के 2 बजे रोलैंड अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। जब रोलैंड के माँ बाप ने ये देखा तो वो समझ गए कि ये उसी डेविल का काम है। तो उन लोगों ने उन प्रीस्ट को फ़ोन किया और वो प्रीस्ट फिर से रोलैंड के घर पर आ चुके थे और उन लोगों ने फिर से एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस चालू कर दी। लेकिन इस बार वो डेविल ज़रा भी नहीं मार रहा था, वो रोलैंड को और टॉर्चर कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। और पड़ोसी को भी पता चल चुका था ज़रूर इस घर में कुछ अजीब है, इसीलिए उन लोगों ने एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को रोक दिया, क्योंकि वो लोग इस शोर शराबे में एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग एक शांत जगह पर जाकर एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस करेंगे। तो उन लोगों ने इस एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को एक हॉस्पिटल में अंजाम दिया। यह हॉस्पिटल रोलैंड के पिता का फ्रेंड का हो, इसलिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और उन लोगों ने एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस हॉस्पिटल में ही चालू कर दी। उन दोनों प्रीस्ट ने कई सारे प्रीस्ट को बुला लिया था, क्योंकि उन लोगों को अब पता चल चुका था कि रोलैंड के अंदर जो डेविल है वो बहुत ही पावरफुल है और उन दोनों से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोलैंड किस तकलीफ से गुजरता होगा। उन्हीं प्रीस्ट में से एक थे बी वार्डन, जिन्होंने इस चीज़ में बहुत ही अहम किरदार निभाया था। जब रोलैंड की एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस हॉस्पिटल में चल रही थी, उस वक्त रोलैंड उन प्रीस्ट को गाली दिया करता था, उनके चेहरे पर थूक दिया करता था और उनमें से एक प्रीस्ट की तो उसने नाक भी तोड़ दी थी। तो आप इससे से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उसके अंदर का डेविल कितना खतरनाक होगा, जो इतने प्रीस्ट को भी नहीं मान रहा था। लेकिन उन प्रीस्ट की हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रोलैंड नहीं, उसके अंदर की आत्मा ही कर रही है, जो रोलैंड को बेकार रही है और उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस बहुत सारे घंटों तक चली और कई घंटे होने के बाद एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस पूरी हुई और रोलैंड एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस के वक्त हवा में भी उड़ता था और अजीब अजीब आवाज़ें निकालता था। जब एक्सोर्सिज्म हुआ तो हवा में उड़ने वाला रोलैंड अब बेड पर आ चुका था और वो बहुत ही शांत हो चुका था। सारे प्रीस्ट ने रोलैंड की कंडीशन चेक की। जब उन्हें ये पता लग चुका था कि रोलैंड पर अब किसी भी तरह का डेविल का कब्जा नहीं है, तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे। एक्सोर्सिज्म के बाद ही
रोलैंड की ज़िंदगी बदल गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गए और वो पूरी तरह से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मूवी में जो कैरेक्टर था वो तो लड़की थी, लेकिन असली ज़िंदगी में ये तो एक लड़का था। दरअसल ये सब सिर्फ रोलैंड की पहचान छुपाने के लिए हुआ था, ताकि रोलैंड अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सके। अगर सब लोगों को पता चल जाता कि ये सब रोलैंड के साथ हुआ था तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। वो जहाँ भी जाता लोग उससे दूर भाग जाती, उसके आसपास भी कोई नहीं देखता और उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते नहीं आती। इसी वजह से उस वक्त जितनी भी प्रेस्ट मौजूद थी उन लोगों ने रोलैंड की पहचान छुपाई रखी और आखिरी तक उस बारे में किसी को भी नहीं कहा। इसीलिए मूवी में उसका कैरेक्टर बदल दिया था और उसे लड़का से लड़की कर दिया था। एग्जॉर्सिज्म के वक्त विलियम वार्डन ने और विलियम की डेथ उम्र के 86 साल में हो चुकी थी और उसके बाद भी उन्होंने कभी भी रोलैंड की पहचान लोगों को नहीं बताई। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्रेस्ट कितने अच्छे थे। इसी वजह से रोलैंड एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहा है। दोस्तों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, ऐसे ओजा बोर्ड और अजीब तरह के खेलों से दूर ही रहिए। अगर आपको अपनी जान की फिक्र है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।